अस्सलाम वालेकुम जट साहब, क्या हाल अस्सलाम चाल? वालेकुम जिब्रान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चले डिजिटल अ, की एज तक तो हम हो गए फेस टू फेस, इंशाल्लाह इन पर्सन भी होंगे। नहीं, मैं हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह। आपने तो पता नहीं लाहौर हमें खिदमत का मौका देना है कि नहीं देना, लेकिन मैं हाज़िर हो जाऊँगा। अब गोदा मैं पहुँच नहीं, जाऊँगा। वो आप तो माशाल्लाह जहाँ लोगों को नहीं भी होता इदराक, वहाँ भी आप पहुँचे होते हैं। सर थैंक यू। जिब्रान भाई ने हमें जॉइन कर लिया है। जिब्रान भाई, आप जिब्रान भाई, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सबको कि जो चीज़ें मुनासिब हैं, जो चीज़ें पब्लिक की जाने वाली हैं, वो आपके सामने जिब्रान भाई रखेंगे। लोगों का ना सवाल, जब से हमने स्ट्रीमिंग को शेड्यूल किया था, तब से सवाल सी सेक्शन चलान के ऊपर आ रहा है। बार-बार कि सर कुछ सी सेक्शन चलान आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ें। तो वो ज़ाहिर है जो आने वाली चीज़ है वो तो खुदाई मुकदमा के वकील नहीं उसको कुछ भी ऐसा कह सकते, लेकिन अगर आप उनको वैसे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें, जो कि लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं मुकदमे के साथ, और सब आपको सलाम पेश कर रहे हैं, सब आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं, और मैं तो ख़ैर छोटा अदना बंदा हूँ, ये आपके लिए लाइन और आपके लिए हीरो, आपके लिए सब कुछ लिखा जा रहा है। जज़ाकल्लाह जी, सबको एक तो आपकी तवज्जुह से मेरा अस्सलाम वालेकुम और मोहब्बतों का और दुआओं का और सपोर्ट का शुक्रिया। मेरा तो सबसे अदना और आजिज़ाना और सिंसियर मशवरा होगा कि दिन में जितनी बार हो सके सूरह नास पढ़ें, वो आपको वसवसों से दूर रखती है, चूँकि बहुत सारे वसवसे फैलाए जा रहे हैं इस केस के अंदर। अब यकीनी तौर पे अगर लोगों के जज़्बात जुड़े हुए हैं, तो इस बात में एतमाद रखें कि जो भी रेमेडीज़ कानून के अंदर हैं, वो अवेल की जा रही हैं, अवेल की जाएँगी। जो कानून के दायरे में रहते हुए पॉसिबल है, वो तमाम तर कोर्स ऑफ एक्शन लिए जा रहे हैं और लिए जाएँगे। यकीनी तौर के ऊपर प्रोसीजरल डिलेज़ भी कभी-कभी होते हैं, डे टू डे हियरिंग नहीं होती। कभी आपको इस केस के चलते हुए बैक टू बैक 1-2 दिन में बहुत सारी कार्रवाइयाँ नज़र आ गईं। जैसे कि एक वक़्त था कि 21 तारीख को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर 22 तारीख को मैजिस्ट्रेट कराची ने ऑर्डर किया, फिर 23 तारीख को लाहौर आपकी काविशों से और फ़ाज़ सिद्दीकी साहब की काविशों से जो है वहाँ पे ऑर्डर हुआ। तो शायद एक तरीके से ना इतनी इंस्टेंट बैक टू बैक न्यूज़ आ रही होती है, तो एक आम इंसान जिसका अदालतों से, वकालत से पाला नहीं पड़ता है इतना रेगुलर, उसको लगता है कि शायद चीज़ें स्लो क्यों हो गई हैं। तो कभी-कभी कोइंसिडेंस या इत्तेफाक भी कोई वजह होती है, वरना इस केस को इन्वेस्टिगेशन स्लो होने की वजह तो बहुत बुनियादी यही है कि जो इसमें एक पुलिस का किरदार और रोल रहा है, एक रेजिस्टेंस, एक हेसिटेशन, एक रिलक्टेंस नज़र आई है। शायद इस वजह से जो कि बहुत सारे पब्लिक क्लेम्स वो कर चुके हैं केस के हवाले से, तो अब जितना भी ये केस हीनियस क्राइम्स की तरफ जाएगा, उतना एक क्वेश्चन मार्क या सवाल लोग समझते हैं कि शायद उनकी साख के हवाले से उठेगा। तो वो एक अलग मुकाबला, एक अलग महाज है। बाकी अदालतों के अंदर जजेस को सेटिस्फाई करना वो तो हर वकील के ऊपर फ़र्ज़ भी है और उसकी स्ट्रगल भी मेन वही है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट यकीनी तौर पे हमें सोशल मीडिया ने थोड़ी आदत बिगाड़ी है कि हर वक़्त कुछ ना कुछ कंज़्यूम करना है। वो 1 घंटा खाली नहीं गुज़रता। इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन जिसे कहते हैं। तो फौरी अपडेट्स चाहिए। अब इस केस में यकीनी तौर पे आप भी, चूँकि आप और भी केसेस को कवर करते हैं, मकसूद जो है वो व्यूज़ या लाइक्स या शेयर नहीं है। ना इस केस को जब से मैंने लिया है, मैं चाहूँ तो मेरा भी एक अदद फेसबुक पेज है, एक ट्विटर पेज है, मैं वहाँ पे बैठ के वीडियोज़ रोज़ बना के अपडेट कर सकता हूँ। मगर वो मकसूद नहीं है। तो इसलिए हम उतनी बात करते हैं जितनी ज़रूरी हो, और हम सनसनी नहीं फैलाते, और हम कोई ऐसी संगीन किस्म की एप्रीहेंशंस नहीं दे देते कि जी ये होने वाला और वो होने वाला है। वो आपको पता है जब इस तरह की सेंसेशनल बातें होती हैं, बेशक वो कल झूठी साबित हो जाएँ, हफ्ते को, मगर जुम्मे को उसने व्यूज़ अपने पूरे ले लेने हैं, जो कि लोग देखते हैं। तो जो ये बातें कर रहे हैं या जिस तरह से बातें की जाती हैं, लोगों को उसका कम से कम ख़्याल रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें जो लोग कर रहे हैं उस पे तो क्या कहते हैं, अल्फाज अब वापस भी लिए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेहतरी चीज़ होती है कि मैं बोलूँ या कोई सामने वाला वकील बोले या फरीक बोले, अदालत के फैसलों को बोलने दें। और अदालत के अंदर अगर आपको एक फोरम से रिलीफ नहीं मिलता, आप अपैलेट फोरम में जाएंगे, और उसके अगर वहाँ रिलीफ नहीं मिलता तो उसके ऊपर अपैलेट फोरम में जाएंगे। ना किसी जज को डिक्टेट किया जा सकता है मनपसंद ऑर्डर देने के लिए, ना किसी जज से तवक्को की जा सकती है कि अगर मुझे एक चीज़ ब्लू नज़र आ रही है तो जज को ब्लू नज़र क्यों नहीं आ रही। डेफिनेटली जो मोहतरम जजेस हजरात की अपनी जुडिशल विजडम होती है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। हम अपील जब फाइल करते हैं तो हम नफ़ी कर रहे होते हैं, इख्तलाफ ही कर रहे होते हैं उस जुडिशल विजडम से, मगर जजेस की शख्सियत से नहीं हमें एतराफ़ करना चाहिए।
the way the manner the proceedings are conducted वहां तक हम रखें अपने comments. बिल्कुल। अच्छा जिब्रान भाई, एक सवाल बार बार चल रहा है क्योंकि शाहिद भाई ने शायद एक ब्लॉग भी किया है, कोई JIT से रिलेटेड कोई बात चल रही है इस मुकदमे में कि कोई इस तरह की, चूंकि वो सोशल मीडिया पर आ चुकी है बात, तो इसलिए लोगों का सवाल है वो। नहीं, वो आज एक्चुअली ये फोरम नहीं था, आज MLO का जो ऑर्डर था उसकी रिवीजन थी, जिसपे कंसर्न था कोर्ट का कि क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं। मैंने उस पर उनको सेटिस्फाई किया, और अच्छी बात ये कि मुलजिम के वकील ने एक नहीं 4 बार बोला कि जी हाँ ये रिवीजन मेंटेनेबल है, ये जुडिशल नेचर का ऑर्डर दिया गया है, MLO साहब ने तफसीली हेयरिंग की दोनों फरीकों की, तो रिवीजन सही फाइल हुई है, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। मगर बार बार पूछने पे टुवर्ड्स द वेरी एंड शायद उनको समझ में नहीं आया कि उनसे बार बार एक सवाल हो रहा है तो अब वो कोई डिफरेंट जवाब दे दें, तो उन्होंने फिर एंड में बोल दिया कि हाँ जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जुडिशल नहीं है, शायद मेंटेनेबिलिटी पे भी इशू हो। बट थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे थे कि वो उस पर खुद क्लियर नहीं थे। बट हमने अपनी तरफ से जज साहब को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। उसके बाद जज साहब ने हमें बहुत पेशेंटली मेरिट से सुना। अब वो जो भी व्यू फॉर्म करेंगे, जो फैसला करेंगे, वो तो ऑफ कोर्स वो जजेस टेक इट टू द हार्ट। वो जब तक साइन नहीं होता, सील नहीं होता, हमें नहीं प्रेडिक्ट करना चाहिए, ना उसके बारे में कोई बात करनी चाहिए। लेट दैट बी द मैटर ऑफ लॉ। बट इस प्रोसीडिंग्स के अंदर जब आईओ से पूछा गया उसकी दरख्वास्त के बारे में, तो आईओ साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात की। 28 तारीख की दरख्वास्त है MLO की, 20 तारीख को ये आईओ साहब ड्यूटी ज्वाइन कर गए थे। इन्होंने कहा जी दरअसल 375 पिछले वाले आईओ शाहनी साहब ने ऐड किया था, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है, जो कि 28 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी ये सेक्शन ऐड है जो रिंद साहब ने अपने नाम से जमा कराई है, वो रिवीजन में एनेक्शन में हिस्सा बनी हुई है। तो उसको सडनली डिसोन क्यों कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर कहीं ना कहीं मुझे बेचारे आईओ साहब पे तरस क्यों आया कि उन्होंने एक बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहा कि सर मेरी अगर दरख्वास्त माने इस केस में JIT बनवा दें। ये खुद आईओ ने कहा, मैंने इस पे कहा, मैंने कहा साहब बड़ी माकूल बात कर रहे हैं आईओ साहब, मगर ये फोरम नहीं है, ये स्टेज भी नहीं है, ये दरख्वास्त भी इस हवाले से नहीं है। वो उस पर अप्रोप्रिएट फोरम जो होगा, चूंकि 375 का अगर इतलाक हो और ये ओपिनियन हो या एलिगेशन हो, तो फिर उसके अंदर जो नया कानून है 2021 का, उसमें स्पेशल टीम्स डेजिग्नेट की जाती हैं जो ऑफेंस को करती हैं। और इसमें ये भी ध्यान में रखिए कि अगर किसी पुलिस अफसर ने इस ऑफेंस को प्रॉपर्ली सही तरीके से नहीं इन्वेस्टिगेट किया, तो उसको नए कानून के मुताबिक 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी अजीब बात होगी ना कि अगर कॉग्निजेंस स्टेज के ऊपर या कॉग्निजेंस में नहीं होता, कॉग्निजेंस की अपील के ऊपर जाके ये 375 ऐड होता है, जो अभी ऐड होना चाहिए, मगर अगर कोई ना करे तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की क्राइटेरिया पे सवाल उठेगा और फिर उनको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो MLO की दरखास्त थी, जी जी बड़ी माजरत, मुझे लगा आप खामोश हो गए थे, आप कंप्लीट कर लें। सवाल करें, आप सवाल करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो MLO की दरखास्त थी, पहली बात तो ये कि लोगों को मैंने भी क्लियर करने की कोशिश की, ये पुलिस की जानब से थी, स्टार्ट इनिशिएट उनकी तरफ से की गई, पुलिस चाहती है। और इसका रूटीन में प्रोसीजर भी यही होता है कि पुलिस जब कोई विक्टिम होता है उसको लेती है और जाके मेडिकल करवा लेती है। लेकिन इस सूरत में ये था, चूंकि बच्ची जो कमसिन बच्ची है वो स्टेट की तहवील में है, स्टेट उसकी इस वक्त कस्टोडियन है, और एक मैजिस्ट्रेट साहब के वो भी उनके कस्टोडियन बनते हैं क्योंकि उनके ऑर्डर के जरिए उसको शिफ्ट किया गया। तो मैजिस्ट्रेट साहब से सिर्फ परमिशन तो यही चाहिए थी ना कि वो वहां से बच्ची की कस्टडी निकाल कर पुलिस को इजाजत दे दें कस्टडी निकालने। देखें, इसका सबसे अच्छा जवाब मैजिस्ट्रेट साहब मोहतरम ने खुद दिया है। उनका जो ऑर्डर है जिसमें इन्होंने MLO की दरखास्त डिसमिस की है, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझसे मांगा क्या जा रहा है। वो खुद ही बता रहे हैं कि मुझसे बस इतनी परमिशन मांगी जा रही है कि बच्ची को शेल्टर होम से ले जाके वहां ले जाया जाए। और वो उस हद तक रहते वो चले गए फिर कि MLO में निकलता क्या है, वो एक तरीके से मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में चले गए जो उनका नहीं था डोमेन। और उनके फैसले से डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन भी मुतासर हो गई, जो कि 28 तारीख की दरखास्त में 375 है, फिर पहली तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफिशियली कोर्ट में जमा तो नहीं हुई, मगर जो कि मुल्जिम को कॉपी प्रोवाइड की गई थी तो वो सामने मीडिया पे भी आ गई और मेरे ख्याल में उसी तरफ से आई, पढ़ के भी बकायदा सुनाई गई, फिर बाकी लोगों तक भी पहुंची, तो उसमें निकाल दी गई। तो यानी कि मैंने तो ये व्यू तभी फॉर्म किया था जब ये MLO पे आर्गुमेंट्स हो रही थी कि सर इस हेयरिंग की वजह से आईओ साहब ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। आपने रिलेक्टेंट कर दिया आईओ को अपनी ओपिनियन फॉर्म करने में, आपको इस एप्लीकेशन पे हेयरिंग नहीं करनी थी। इस एप्लीकेशन पे यस और नो होता है, हेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि हेयरिंग में इनएस्केपेबली अनअवॉइडेबली मेरिट्स डिस्कस होते हैं। आप कहते हैं हेयर बाय अलाउड, आप कहते हैं हेयर बाय नॉट अलाउड, और एक रीजन दे देते। तो आपने तो चूंकि हेयरिंग रखी तो हम हेयरिंग के लिए आए और फिर दलाइल दोनों तरफ से हुए,
مگر جو کہ ریویژن جو ہوتی ہے, ریویژن کی تو نوعیت ہی ہیئرنگ ہے, اس میں تو آپ نے پروپرائٹری امپروپرائٹری دیکھنی ہے نا لوور کورٹ کی پروسیڈنگس کی, تو اس میں تو ہوگی ہیئرنگ, تو وہ آج ہیئرنگ ہوئی ہے, بٹ پہلی اسٹیج میں یہ ہیئرنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. ایڈمنسٹریٹو آرڈر تو اسی کو کہا جاتا ہے جو روٹین کے اندر ہاں یا نہ ہوتا ہے, جس پہ آپ نے دلائل سن لی, آپ میرٹس پہ چلے گئے کیس کے. بٹ خیر جج صاحب کا ویو تھا کہ وہ پراپر ہے فورم, وہ میں ان کے ویو کا احترام کرتا ہوں, بٹ اختلاف ہم اگر کریں گے تو اس کا فورم بھی اگین عدالتیں ہیں, میڈیا نہیں ہے. وہ ہم کر چکے ہیں, وہ تو ریویژن فائل کر چکے ہیں آپ, بالکل. جی جی, تو آٹومیٹکلی وہ سب سے بڑا پروف ہے کہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں اس فیصلے سے. اچھا, آج کی پروسیڈنگ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریویژنل فورم ہے وہ آپ کی بات سے یا اس جو ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایگزیکٹو سا آرڈر تھا, اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا, وہ ایگری کر رہے ہیں اس چیز سے؟ سر دیکھیں, میں بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں کہ ایم ایل او مینڈیٹری ہے ہر حال میں. یہاں سے نہیں ملے مجسٹریٹ صاحب سے, سیشن سے نہیں ملے گا, ہائی کورٹ سے نہیں ملے گا, سپریم کورٹ سے ملے گا. آپ لا کی مینڈیٹری پروویژنس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. وہ ایلیگیشنز جب یہ اپلیکیشن موو ہوئی ہے وہ آفینس انڈر انویسٹیگیشن تھا. جب وہ انڈر انویسٹیگیشن آ جائے تو آپ پابند ہیں. آپ اگر اس ویو کو چینج کریں گے تو ویو آپ نے کیسے چینج کر دیا, کس بیس پہ چینج کر دیا؟ جو آپ کا موڈ بدل گیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. یقینی طور پہ کوئی ایویڈنس آپ نے گیدر کی ہوگا جو آپ نے کیا نہیں. دوسرا, جتنا آپ اس چیز کو ڈیلے کر رہے ہیں اتنا آپ میڈیکل کی ویلیو کو بھی ایک طریقے سے نقصان ہی پہنچا رہے ہیں نا. ٹائم گزر رہا ہے. میرے خیال میں ججز کو سوالے کا احساس ہونا چاہیے, جو لوور فورم کے اوپر جوڈیشری یا سبارڈینیٹ ان کو ہونا چاہیے, میرے خیال میں ہوگا بھی. جہاں تک والدین کی بات ہے, دیکھیے بچی سے رسائی ہماری کب ہوئی ہے؟ جب وہ 23 کو یہاں پہ آئی ہے پہلی بار عدالتی کسٹڈی میں. اس سے پہلے تو رسائی نہیں تھی بچی تک. 17 جون کو میں نے پہلی درخواست موو کی تھی آئی جی صاحب کو سندھ کو, جب میں نے پہلی بار آبجیکشن اٹھایا تھا کہ آئی او کو چینج کریں, تو اس کا ایک فنڈامنٹل ریزن تھا کہ یہ آئی او بچی سے رابطے میں آیا جب اس نے ہائی کورٹ میں بچی کو جون کے مہینے میں پیش کیا تھا. بچی کا بیان ہوا تھا, اس نے بچی کا ایم ایل او نہیں کروایا. ہی فیلڈ ٹو ڈو ہز پرفارمنس جاب. تو یہ تو سب سے پہلے ہم ہی نے ڈیمانڈ ریکویسٹ رکھی تھی. پھر یہ آئی او صاحب خود انڈیپینڈنٹلی لے کے آئے اور ان کی طرف سے درخواست تھرو پروسیکیوشن موو ہوئی. یہ اسٹیٹ کی درخواست تھی, یہ کوئی ہماری اسرشن نہیں تھی کہ یہ offenses لگ رہے ہیں یا وہ لگ رہے. وہ تو چلان کی سٹیج پہ ہم نے آرگیو کرنا ہوتا ہے نا, کون سے offenses لگ رہے کہ نہیں لگ رہے. بیچ انویسٹیگیشن کے اندر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ فلانی پروگریس رپورٹ میں کیا سیکشن ہے, فلانی پروگریس رپورٹ میں کیا سیکشن ہے, کیونکہ وہ تو ڈائریکٹنگ انویسٹیگیشن کے مترادف ہو جائے گا. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی چیز کو بھی کنسیڈر کریں, فلانی فیکٹ کو کنسیڈر کریں. لیگل اوپینین جو اینڈ میں اوپینین ہے وہ ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے, بٹ کن کن جگہوں پہ دیکھنا ہے, کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے, اس حوالے سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر اس کو بھی سی ڈی آر کو دیکھ لیں جیسے کہ, یا ایج کے اندر میڈیکل بورڈ کو دیکھ لیں جیسے کہ, یا فلانی کی لوکیشن چیک کر لیجئے, یا فلانے لوگ اور موجود تھے ان کی گواہیاں لے لیجئے. اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. اور وہ پھر لینے کے بعد ویو کیا فارم کرے, پولیس اس کو شامل کرے, تفتیش میں نہ کرے, وہ ان کی انڈیپینڈنس ہے. تو وہ اپنی جگہ چیز ہے. باقی اب جو بھی کل فیصلہ آئے گا ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے, اور اگر ہم اس سے گریفڈ ہوں گے تو ہم اس کو پراپر فورم پہ چیلنج کریں گے.